देखिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को कितने जगतों में बांटा था? 5 जगतों में बांटा था। जो जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजी, फंजाई या फंगी ही उसे बोला जाता है, कवक भी उसे ही बोला जाता है, और तीसरा 5वां था एनिमेलिया या जंतु जगत। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने किन लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में बांटा था, जिसे हमने समझा था, अंतर के हिसाब से समझा था। अब हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि किस आधार पे। तो पहला पॉइंट है कोशिकी संरचना की जटिलता के आधार पे, कोशिका की बनावट के आधार पे जीव कितने प्रकार के, उन्हें किस जगत में रखा गया। तो आप जानते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक, जिसको हम फिगर के हिसाब से समझते हैं कि आखिर आपसे पूछेगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो फिगर के साथ हम समझते हैं और साथ साथ बनाते चलिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई विशेष चीज नहीं पाई जाती। याद रखिएगा कि क्या क्या पाया जाता है। तो एक खुला हुआ डीएनए जो पूरी तरह से ढका नहीं होता, या नग्न गुणसूत्र, और कभी कभार इसमें क्या पाए जाते हैं? मीसोसोम्स पाए जाते हैं, और कभी कभी इनमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम, और एक क्या पाया जाता है? एक फ्लैजेला पाया जाता है। ये किसका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें क्या पाया जाता है भाई? डीएनए गुणसूत्र जो पाया जाता है वो क्या होगा? अभी हम पढ़ते हैं, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ये हो गया भाई मीसोसोम्स, मीसोसोम, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया फ्लैजेला। ठीक है, चलिए देखिए। तो आप बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। उसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है? खुला हुआ होता है। क्या होता है? खुला, मतलब इसके बाहर कोई आवरण नहीं होता। ठीक है। दूसरा, जो इसमें गुणसूत्र होता है वो नग्न होता है। अगर हम लोगों की बात कर ली जाए, मानव में जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है भाई? तो कैसा होता है? जो इसके धागे जैसी संरचना। ठीक है। देखिए, हम लोगों में जो गुणसूत्र होता है वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है भाई? देखिए, यहाँ हम लोगों का गुणसूत्र डीएनए के अंदर पाया जाता है, धागे जैसी संरचना, है ना। डीएनए को क्या करेंगे? कहाँ बात कर रहे हो? ठीक है। तो हम लोगों का जो डीएनए होता है वो क्या होता है? एक दोहरी संरचना के अंदर होता है, एक धागे जैसी संरचना। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकी, जो ऐसे जीव जिनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक का जो गुणसूत्र होता है वो खुला हुआ होता है। याद रखिएगा एक पॉइंट, यहाँ मैं यहाँ पॉइंट करके लिखता जाता हूँ कि इसमें जो केंद्रक के बाहर कोई आवरण नहीं होता, इसमें डीएनए के बाहर कोई आवरण नहीं होता। इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र भी होता है, गुणसूत्र वो भी क्या होता है? नग्न होता है। क्या होता है बहनी? नग्न होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, केवल राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम क्या है? एक कोशिकांग है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी जीवित अंगकों को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम। वो भी कैसा? झिल्ली युक्त। क्या? झिल्ली, मतलब इसके बाहर क्या पाई जाती है? ये झिल्ली से घिरा हुआ होता है। राइबोसोम क्या काम करता है मालूम है आपको? मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें कुछ जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मीसोसोम्स पाया जाता है। और मीसोसोम्स क्या काम करता है? तो मीसोसोम्स क्या काम करता है? तो मीसोसोम क्या काम करता है भाई? श्वसन का काम करता है।
जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या कोशिका होती है उनमें श्वसन का काम कौन करता है? मीसोसोम्स करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ में आया? याद रखिएगा इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70 यस होता है। यस का मतलब होता है स्वेनबर्ग यूनिट। ठीक है, तो समझ लीजिए फिर से, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर ना कोई केंद्रक, इसके केंद्रक के बाहर कोई केंद्रक कला नहीं होती, डीएनए के बाहर कोई आवरण नहीं होता। अभी आप यूकैरियोटिक कोशिका समझेंगे तो ये क्लियरली समझ में आ जाना है आपको कि जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है इसके बाहर कोई आवरण नहीं होता, ये खुला हुआ होता है। वैसे ही गुणसूत्र भी नग्न होता है, एक धागे जैसी संरचना इसमें खुली अवस्था में पाई जाती है, जबकि मानवों में या यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्या होता है? धागे जैसी संरचना होती है जो क्या होती है? ढकी हुई होती है। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, केवल राइबोसोम को छोड़कर। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके सभी अंगकों में जितने भी भाग हैं इसमें भी कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें भी कोई आवरण नहीं होता, इसमें भी कोई आवरण नहीं होता, केवल किसमें होता है? राइबोसोम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग के बाहर झिल्ली पाई जाती है? तो किसके बाहर पाई जाती है? याद रखिएगा राइबोसोम के बाहर। किसके? राइबोसोम के बाहर क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम क्या काम करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। मीसोसोम्स क्या काम करता है? श्वसन का काम करता है। फ्लैजिला गति के लिए, ये जो फ्लैजिला होता है ये गति का काम करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसी पढ़ लेते हैं तुरंत। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसमें और यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेन अंतर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसे क्या बोला जाता है भाई? इसे बोला जाता है केंद्रक। क्या बोला जाता है? केंद्रक, या जिसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। क्या होता है भाई? केंद्रक। अब देखिए आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के बाहर केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है भाई? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। ये देखिए केंद्रक हो गया, इसके अंदर जो पदार्थ है वो कौन सा है? डीएनए। उस डीएनए के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पूरी तरह से खुला है, गुणसूत्र पूरी तरह से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्र कैसा है? देखिए ये क्या है? इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है केंद्रक कला। क्या बोला जाता है? केंद्रक कला। केंद्रक को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रखती है, ये वाला आवरण घेरे रखती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। इस केंद्रक कला के अंदर क्या होता है? तो केंद्रक होता है। उस केंद्रक कला के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। और उस केंद्रक के बीच में क्या होता है? डीएनए होता है। उस डीएनए के अंदर क्या होता है? तो गुणसूत्र होता है। तो देखिए जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कहाँ है? एकदम खुली अवस्था में है। लेकिन कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए के अंदर होता है। और जो केंद्रक होता है वो एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिस झिल्ली को क्या कहते हैं? जिस झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। फिगर याद रखिएगा, ये किसका फिगर है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके जस्ट सटा हुआ एक अंग पाया जाता है जिसे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे बोला जाता है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, जो कि कोशिका विभाजन में कक्षा 10 में आपसे पूछा होगा कि कोशिका विभाजन में प्रमुख कार्य कौन करता है? तो अंतः प्रद्रव्ययी जालिका कार्य करती है। अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम, आपको मालूम है राइबोसोम क्या काम करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। समझ गए बात को? तो आपसे पूछेगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है भाई? तो क्या अंतर होता है?
क्या अंतर होता है इसमें? प्रमुख अंतर क्या है कि इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक कोशिकांग पाया जाता है, वो क्या है? राइबोसोम है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक कला, केंद्रक, ठीक है, गाल्जी का है, समझ रहे हैं क्या? गाल्जी का है और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन यही प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक के बाहर आवरण पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांगों के बाहर झिल्ली पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वो झिल्ली नहीं पाई जाती। समझा की बात? चलिए, तो यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर समझ में आ गया। देखिए, केवल याद रखिएगा, इसमें जितने भी कोशिकांग हैं इनके बाहर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लें तो इसके सभी कोशिकांगों के बाहर क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली का आवरण पाया जाता है। डीएनए के बाहर कोई आवरण नहीं होता। इसमें डीएनए के बाहर किसका आवरण होता है भाई? केंद्रक कला के। केंद्रक के बाहर केंद्रक कला का, तो केंद्रक कला के अंदर ही तो डीएनए है। क्लियर हुआ? नोट करिए फटाक से इसको। देखिए, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर समझ में आ गया। अब लगे हाथ आप समझ लीजिए कि कोशिका दो प्रकार की वैसे भी होती है, एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। तो जैसे आपने यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर देखा, बस पादप कोशिका में अंतर क्या होता है वो समझ लीजिएगा। चलिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ। पादप कोशिका में क्या अंतर होता है जंतु कोशिका से? देखिए, तो याद रखिए, पादप कोशिका में भी वही जैसे यूकैरियोटिक, क्योंकि जो यूकैरियोटिक होते हैं भाई, पादप जगत के जो जीव होते हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन? यूकैरियोटिक पाई जाती है। ये तो आपको मालूम है, कल पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था। तो यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो अब तो पादप में अंतर क्या होता है? पादप कोशिका और दूसरी कोशिका क्या होती है? जंतु कोशिका। ये भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। यहाँ देखिए, जो पादप कोशिका होती है उसके बाहर क्या होता है भाई? वैक्यूल होता है। उसके कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी में बोला जाता है रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी, या इसे ही रिक्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिक्तिका बोला जाता है। पादप कोशिका की सबसे आसान पहचान है कि इस पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका बोले तो खाली स्थान। ये खाली क्यों होता है? क्योंकि ये पानी का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ये जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। समझा की बात? दूसरा, पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो इसमें क्या पाया जाता है भाई? इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। यही हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। अगर पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना होगा तो हरित लवक की क्या होगी? आवश्यकता होगी। और तीसरा सबसे प्रमुख अंतर बार बार पूछा जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर किसका होता है? सेल वॉल का होता है। किसका? सेल वॉल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और पादप कोशिका, समझ गए? इसको आप नोट करिए फटाक से। फिर हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि आर.एच. विटेकर ने और कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया जो कि कोशिकी संरचना के आधार पे, जबकि दूसरा पॉइंट पढ़ना है शारीरिक संगठन के आधार पे जीवों को उन्होंने कैसे बांटा हुआ था। ठीक है, नोट करिए आप। चले देखते हैं फिर भाई, ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट कि आर.एच. विटेकर ने जीवों को, दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो लक्षण था वो क्या था, किस बेस पे उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या लिया था, किस बेस पे उन्होंने जीवों को अगले जगत में रखा था। तो अगला पॉइंट क्या है? शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता का मतलब है जो जीव हैं वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं,
कितनी कोशिकाओं से मिलकर गठित हैं, बने हुए हैं? तो आपको मालूम है शारीरिक संगठन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं भाई? कितने कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक कोशिकी, और दूसरा क्या है? बहुकोशिकी। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, अब ये भी बताना पड़े, चलिए बता ही देता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है मालूम होगा। बहुकोशिकी, तो देखिए मेंडल ने पहला पॉइंट क्या था? कोशिका संरचना के आधार पे, कोशिका के आधार पे जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा था कि भैया ये यूकैरियोटिक है, इसको अलग रख देंगे, ये प्रोकैरियोटिक है, इसको अलग रख देंगे। लेकिन अब कई ऐसे जीव थे जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका, कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ना कि कई ऐसे जीव थे जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाए, तो क्या उनको एक जगत में रख दिया जाए? नहीं। उनका दूसरा भी पॉइंट था कि किस लक्षण पे? तो शारीरिक संगठन के आधार पे। अब शारीरिक बनावट के आधार पर उन्होंने देखा कि जीव कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है एक कोशिकी और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकी। अब एक कोशिकी जो जीव हैं, जैसे आप जानते हैं अमीबा क्या है? एक कोशिकी। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम क्या है भाई? एक कोशिकी। तो अब आपका टेस्ट होगा, आप बताएंगे कि एक कोशिकी जीव हम किस जगत में रखते थे? किस जगत में रखते थे भाई? किस जगत में? प्रोटिस्टा में रखते थे। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। पढ़िए, किस जगत में रखा जाता था? आपने पढ़ा कि प्रोटिस्टा में सभी वे जीव आते हैं जो क्या होते हैं? एक कोशिकी। तो प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकी को रखा जाता है। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकी। लेकिन कौन सी कोशिका, अगर अब कोशिका की बात कर ले तो कौन सी कोशिका होती थी? यूकैरियोटिक कोशिका हुआ करती थी। कोशिका कौन सी होती थी? यूकैरियोटिक। और वो किसमें पाई जाती है? अमीबा। एक कोशिकी संगठन, शारीरिक संगठन के आधार पर जो जीव हैं वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी। वे जीव जिनका निर्माण पूरे जीवन काल में उनके पास कितनी कोशिका पाई जाएगी? एक कोशिका पाई जाएगी। वे क्या कहलाते हैं? एक कोशिकी कहलाते हैं। जो किस, और दूसरा बहुकोशिकी में कौन कौन से संघ आएंगे, कौन कौन से जगत आएंगे भाई बहुकोशिकी में? तो जंतु जगत, और दूसरा पादप भी होगा, और तीसरा क्या होगा? कवक भी किस में आएगा? पादप भी आएगा, कवक भी आएगा, और जंतु भी किस में आएंगे? बहुकोशिकी में आएंगे। क्लियर हुआ? तो कोशिकी संगठन के, शारीरिक संगठन के जटिलता के आधार पे, शारीरिक संगठन की जटिलता का मतलब शारीरिक बनावट के आधार पे जीवों को 2 वर्गों में रखा गया। एक को एक कोशिकी, दूसरे को बहुकोशिकी। एक कोशिकी में किसको रखा गया? ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। और दूसरा क्या है? ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुकोशिका से हुआ। तो आप कहेंगे कि अब इनको एक जगह में रख देना चाहिए था, जंतु, पादप, कवक को एक जगह में रख देना चाहिए। नहीं, अब उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि जीव को तीसरा जो लक्षण है वो किस बेस पे अलग किया गया? तो वो क्या था? वो था भाई पोषण विधि। वो क्या थी? पोषण की विधि के आधार पे भी उन्होंने पोषण विधि। अब समझते हैं, देखिए कोशिका संरचना के आधार, जटिलता के आधार पे समझ में आ गया कि एक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के आधार पे अलग किया गया। दूसरा शारीरिक बनावट के आधार पे तो एक कोशिकी बहुकोशिकी के रूप में अलग किया गया। अब आप कहेंगे कि बहुकोशिकी, जब ये सभी बहुकोशिकी तो एक जगत में रख दिया जाए, तब उन्होंने इसको भी अलग किया कि भाई किस बेस पे? पोषण की विधि, पोषण करने के आधार पर भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कौन कौन से आते हैं भैया? एक होता है स्वपोषी। कौन कौन हमारा बचा? देखिए हमारा बचा जंतु। क्या बचा? जंतु। दूसरा क्या बचा? पादप। और तीसरा क्या बचा? क्या बचा भाई? कवक। चलिए पढ़ते। तो जंतु क्या होते हैं? जंतु क्या होता है? जंतु किसमें आता है? जंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? परपोषी। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, दूसरा क्या होता है? परपोषी। तो जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। भाई तो पादप को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। जबकि कवक क्या होता है? कवक भी क्या होता है? परपोषी होता है। अब देखिएगा भाई इन्होंने संरचना के आधार पर जीवों को अलग अलग किया। अब बहुकोशिकी में जंतु, पादप, कवक आ गए। तो अब इन तीनों को अलग करना था कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो ये तीनों एक दूसरे से किस विधि पे अलग है? पोषण की विधि पर अलग है। देखिए पोषण करने के आधार पे ये क्या है? एक दूसरे से क्या है? अलग है। अब देखिए क्या, जंतु क्या होता है? परपोषी। पादप क्या है? स्वपोषी। कवक क्या है?
परपोषी। अब आप कहेंगे सर अब जंतु भी परपोषी है, कवक भी परपोषी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जंतु क्या है, परपोषी है, कवक भी परपोषी है, तो इनको एक जगत में रख देना चाहिए। तो फिर उन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, अब इनके भी लक्षण हैं, इनको भी अलग क्यों रखा गया है, इसका भी कोई लक्षण होगा, कोई कारण होगा कि भाई जंतु को अलग रख दिया गया और जंतु को अलग कर दिया गया और इसको अलग कर दिया गया। तो किस रूप में अलग किया गया भैया, आप देखते हैं, उसको मिटा दें, इसको कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम समझते हैं जंतु और कवक को अलग, जबकि दोनों परपोषी हैं तो दोनों को क्या कर देना चाहिए था, एक साथ रख देना चाहिए था, लेकिन उनको भी आर.एच. व्हिटेकर ने क्या कर दिया, अलग रख दिया। किस रूप में रखा वो समझते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखते हैं कि पौधे को हम समझ लेते हैं, एक तरफ पौधे को समझ लेंगे और दूसरी तरफ क्या करें, पादप। वही, अरे भाई हम पादप का पढ़े, चलिए लिख देता हूं मैं, किसका किसका आमंत्रण लिख रहे थे, पादप में सॉरी वो कवक था और जंतु था ना, तो समझ लीजिए पहले पादप का समझ लीजिए। पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए एक तरफ से समझते ही चलते हैं, पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। लेकिन अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि कुछ पौधे भी क्या होते हैं, कुछ पौधे भी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, अभी पौधे का बचा है तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ पौधे भी क्या होते हैं भाई, वायुमंडल में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं वातावरण में जो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन किससे बनाते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी। और दूसरा होता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बारी बारी से समझाता हूँ। परपोषी, और उसके बाद हो गया मृतोपजीवी, ठीक है, और तीसरा हो गया सहजीवी। तीसरा क्या है, सहजीवी। हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं कि पौधे कौन कौन से होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। और चौथा आप जानते हैं कौन सा, कीटभक्षी। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि पौधों के बारे में, पौधे क्या होते हैं, हमने जाना है कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन अब हम पौधों के बारे में भी जानकारियां, रोचक बातें समझिए कि पौधे भी क्या होते हैं, परपोषी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। अब वह पौधा जो क्या काम करता है, जो अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, परपोषी। अब परपोषी भी दो प्रकार का होता है। परपोषी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए परपोषी कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो परपोषी दो प्रकार का, पहला होता है भाई पूर्णतः परजीवी, पूर्णतः परजीवी, और दूसरा होता है आंशिक परजीवी। दूसरा क्या होता है, आंशिक परजीवी। तो समझते हैं इसको। अब ऐसा पौधा जो पूरी तरह से भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, ऐसा पौधा जो भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतः परजीवी। पूर्णतः परजीवी का मतलब अगर आप उस पौधे को काट देंगे तो वो क्या होगा, दूसरा पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ लीजिए बात को। जैसे उदाहरण समझते हैं इसका, इसका उदाहरण क्या है, अमरबेल। इसका उदाहरण क्या है, अमरबेल। अमरबेल कहाँ पाया जाता है, ये आम के पेड़ पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आम के पेड़ पर पाया जाता है। अगर आप आम के पेड़ को काट देते हो तो अमरबेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा। ऐसा पौधा जो पोषण के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधे पर निर्भर रहे, वो क्या कहलाता है, पूर्णतः परजीवी कहलाता है। लेकिन यहीं दूसरे की बात कर लें तो ऐसा पौधा जो आंशिक वाले की बात करते हैं, आंशिक परजीवी, कुछ भाग मतलब कभी कभी वो दूसरे पौधों पर क्या रहता है, भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो ऐसा पौधा जो कभी कभी दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है आंशिक परजीवी। मतलब ये अपना भोजन बना भी सकता है, लेकिन कभी कभी विषम परिस्थितियों में कभी कभी ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है विस्कम। क्या है, विस्कम, लोरेंथम। क्या है, लोरेंथम।
ये ऐसे पौधे हैं जो क्या हैं, आंशिक परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। समझ में आ गया। परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पूर्णतः परजीवी, आंशिक परजीवी। जो पूरी तरह से भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णतः परजीवी। और जो कुछ भाग मतलब कभी कभी आंशिक रूप से क्या करता है, दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, आंशिक परजीवी। अगला समझेंगे मृतोपजीवी, ऐसा पौधा या वे पौधे जो मरे हुए मृत व सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, पदार्थों से क्या प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, फंगस, क्या है भाई, कवक आपने देखा होगा, लकड़ी सड़ जाती है उसके ऊपर ये लग जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो मृत व सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं। एक ऐसा पौधा है जिसका नाम लिख लीजिएगा, मोनोट्रोपा। क्या, मोनोट्रोपा, क्या नाम है इसका, मोनोट्रोपा। याद रखिएगा, बार बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक ऐसे पौधे का नाम बताएं, क्या नाम है इसका, मोनोट्रोपा, जो क्या है, आवृत्त बीजी है। इसका बीज क्या होता है, ढका हुआ होता है। आवृत्त बीजी तो आपने पढ़ाई होगा, ऐसा पौधा जिसका बीज क्या हो, ढका हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्त बीजी। और ये पूरी तरह से क्या होता है, आप देखिए, ये आवृत्त बीजी होने के बाद भी क्या है, मृतोपजीवी है। ये सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। मृत जीव तथा सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, मृतोपजीवी कहलाएगा। इसका उदाहरण क्या है, कवक है। ठीक है, आगे समझते हैं सहजीवी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, सहजीवी, अभी आपने पढ़ा कि कोई परपोषी मतलब पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित, कुछ तरह से, कुछ कभी कभी दूसरे पर आश्रित, और तीसरा मरे हुए से अपना भोजन प्राप्त करने वाला, तीसरा किसी के साथ रह के अपना भोजन प्राप्त करने वाला। तो देखिए ये इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है भाई लाइकेन। याद रखिएगा क्या है, लाइकेन। इसमें 2 पौधे पाए जाते हैं, इसमें 2 जीव होते हैं, एक होता है कवक और दूसरा क्या होता है, शैवाल। दूसरा क्या होता है, शैवाल। पूछ देगा कि लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है, कवक और शैवाल। ये जब एक साथ हो जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, लाइकेन बोला जाता है। देखिए ये पूरी तरह से सहजीवी। सहजीवी का मतलब भाई दोनों एक साथ रहे और एक दूसरे की आवश्यकताओं की क्या करे, पूर्ति करे। मतलब एक दूसरे की, भाई जैसे मुझे पानी की ज़रूरत है तो आप मुझे पानी दे दो, और आपको खाना की ज़रूरत है मैं आपको क्या दे दूँ, खाना दे दूँ। ये कैसे आपस में मिलके रहते हैं। कवक क्या होता है, तो कवक क्या होता है, परपोषी होता है, परजीवी होता है, जो सड़े गले। देखिए यहाँ हमने लिखा ना, कवक क्या होता है, कवक मृतोपजीवी होता है, सड़े गले परपोषी है। ये भाई जो ये परपोषी का ही तो एक भाग है। मृतोपजीवी जो दूसरे सड़े गले से जो दूसरे पर निर्भर है तो वो क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। तो कवक क्या होता है, परपोषी होता है। देखिए तो कवक परपोषी होता है तो ये क्या काम करता है, ये खनिज और जल किसे देता है, शैवाल को देता है। और शैवाल में क्या पाया जाता है भाई, हरित लवक पाया जाता है। और ये क्या कर लेता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर देता है ना। तो आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आपको याद ही होगा प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला, CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O फिर प्लस O2। याद है। तो पौधे क्या करते थे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण या पानी लेके जाते थे और प्रकाश संश्लेषण करके क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन कवक क्या काम करता है, कवक खनिज लवण और पानी शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है, भोजन बना के किसको दे देता है, कवक को दे देता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ऐसा जीव जो किसी जीव के साथ रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, एक दूसरे की सहायता करके अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं सहजीवी। क्या कहलाते हैं, सहजीवी। साथ रह के भोजन प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण आपको मिला है, वो क्या है, क्या है भैया, अरे भाई लाइकेन है। याद रखिएगा क्या है, लाइकेन। अगला पॉइंट समझते हैं कीट भक्षी। अब देखिए
कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, आपने आज तक पढ़ा था पौधे क्या होते हैं, केवल स्वपोषी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, परपोषी भी होते हैं, पूर्णतः परजीवी होते हैं, आंशिक परजीवी, मृदोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, है ना। कीटभक्षी देखिए इनकी मजबूरी होती है कीटभक्षी बनने की, ठीक है। ये करते क्या है, ये ऐसी जगह, ये पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और जीवों के अंदर नाइट्रोजन जो पाया जाता है उसका वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन का क्या काम होता है, तो नाइट्रोजन किस में सहायता करती है भाई, वृद्धि में। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में सहायता करती है, क्या करने में, प्रोटीन बनाने में। अगर किसी भी जीव के शरीर में प्रोटीन नहीं बनता, याद रखिएगा, अगर शरीर में प्रोटीन नहीं बनता तो कभी भी उस जीव के या उस शरीर का निर्माण या विकास नहीं हो सकता। विकास में कौन सहायता करता है, प्रोटीन, जो कि बनती किससे है, नाइट्रोजन से। तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो ऐसी जगह उगते हैं जहाँ किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, और उसी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो क्या बन जाते हैं, कीटभक्षी बन जाते हैं। इनका शरीर देखिए, जैसे इसका उदाहरण मैं अभी आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, इनके शरीर पे ये कांटे लगे होते हैं। इसका उदाहरण समझ लीजिएगा, इसका उदाहरण होता है घटपर्णी, और दूसरा होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। आप जानते हैं इसको, वीनस फ्लाई ट्रैप। दो उदाहरण इसके हैं, घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या काम करते हैं, ये इनके कांटेदार इनका ये शरीर होता है ना, घड़े के जैसी इनकी संरचना होती है, और जैसे ही इस पर कोई जीव आता है, यहाँ बैठता है, यहाँ अम्लीय पदार्थ रहता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे इनका मुंह रहता है, जैसे इसमें कोई जीव, जैसे ये चाक मैंने रखा हुआ है, कोई जीव इसमें बैठेगा, धीरे धीरे वो क्या कर लेगा, उसे बंद कर लेगा, और पूरी तरह से उसका क्या कर लेगा, पाचन कर लेगा, क्योंकि उसमें जो अम्लीय पदार्थ होता है उसका क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। फिर जब नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी फिर खुल जाएगा, फिर कोई जाएगा, बारी बारी से बली चलती जाती है। समझ रहे हैं। तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या होता है, घटपर्णी, और क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको आप नोट करिए, आगे हम आपको बताते हैं जंतुओं में अंतःग्रहण की विधि के बारे में। नोट करिए फटाक से। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या समझा, आर्यच विटेकर ने अलग अलग पोषण वाला हम समझ गए। अब समझते हैं कि भोजन के अंतःग्रहण के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो केवल आपको मालूम है कि भोजन चबाने के आधार पे, देखिए आपने पढ़ा था कवक क्या करता है, भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है, और जंतु क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। तो अंतःग्रहण के आधार पे जीव को, अंतःग्रहण केवल कौन करता है भाई, जंतु करता है। तो भोजन के पोषण के आधार पे, अब देखिए अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को उठाना ना, मुंह में डाला, चबाया, फिर क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ, फिर क्या हुआ भाई, पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, स्वांगीकरण हुआ, बहिक्षेपण हुआ। तो कई क्रियाओं के बाद उसे ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो अब जंतुओं में पोषण के आधार पे भी जीव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वैसे 4 हमें समझना है, होते कितने प्रकार के हैं, 3। ये आप कक्षा 6 से ही जानते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, और तीसरा क्या होता है, सर्वाहारी। अरे भाई वे जीव जो क्या करते हैं, साग सब्जी खाते हैं, है ना, जिनको वेजिटेरियन बोला जाता है, जो साग सब्जी खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा ये केवल साग सब्जी ही खाएंगे। यहाँ नहीं चले जाएंगे कि भाई साहब के घर बनी बिरयानी चले मार लेंगे, ऐसा नहीं है। साग सब्जी, वे जीव जो साग सब्जी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी, जो केवल मांस खाते हैं वो मांसाहारी, और जो क्या करते हैं, शाक और मांस दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जिसमें हम आते हैं। वे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं, जो साग सब्जी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी, जो केवल मांस खाते हैं वो मांसाहारी, और तीसरे क्या होते हैं, सर्वाहारी। वे जीव, आप इसका उदाहरण जानते ही होंगे, है ना भाई, नहीं जानते शाका, गाय क्या खाती है, कभी गाय को देखे बिरयानी खाते हुए, नहीं, वो क्या खाती है, वो क्या खाती है भाई, घास ही तो खाती है, चारा ही तो खाती है, बेचारी पेड़ पौधों से बने ही पदार्थ खाती है। बहुत वीआईपी कोई हो गया बेचारा दर्रा दे देगा, है कि नहीं, वो शायद रेयर केस में मिलता है बेचारी को। उससे मजबूत तो एक तो गाय घर पे बांधी जाती है, वो कितनी मजबूत है, तो जंगल में घूमने वाली देखो वो कितनी मजबूत है कि नहीं। वो अपने हिसाब से खाती है, एडजस्ट करती है, कुछ मिला के मिक्स करके खाती है, सलाद वलाद मिला के खाती है। कभी इनका गन्ना खाई तो उनका जाके पता चला कि उनका बरसिंग मार रही है, यहाँ पेट भरता तो वह गेहूँ में लग गई, है कि नहीं।
अब बराबर मिला मिला के मारती है, इसी वजह से वो मजबूत होती है और टाइम भी मिलते हैं। हमारे यहाँ तो गाय बेचारी इंतजार करती है कि अब लाए अब लाए, वहाँ 4 बार चिल्ला रही, तब मलिकार के कान में पहुँचेगी तो ला के वो देगा। अगर उसका मूड अपसेट होगा तो कहेगा रुको पहले क्या रहा हूँ, जाके 4 पैना पहले मारेगा, उसके बाद है कि ना 4 पैना देने के बाद तब जाके बेचारे को चारा मिलता है, तो है कि नहीं। तो ये वो मलिकार के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और जंगल वाला ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो जंगली जीव होते हैं वो कहाँ बड़े हस्तपुष्ट होते हैं, और घर वाला कहता है खिला हिलती रहती, ठंडी में हवा लगती है, वो अपने आप हिलती। क्यों हिलती है बेचारी? भाई वो खाना पोषण, खाना बहुत सारा देना मायने नहीं रखता, खाना दे क्या रहे वो मायने रखता है। अरे 15-16 दिन के रोटी कुछ गाँच दे दो, खाओ भैया कितना खाना खाओ, एकदम खाना मेरे पास भरमार है। अरे इतना खिला के फायदा क्या, 3-4 दिन के बाद खाएंगे नहीं, दौड़ेंगे अस्पताल, है कि नहीं। यही चीज़ होता है। तो समझिए, शाकाहारी जो केवल क्या खाता हो, साग सब्जी खाता हो, मांसाहारी जो केवल मांस खाता हो, सर्वाहारी जो साग सब्जी के साथ साथ मांस का भी भक्षण करता हो वो मांसाहारी कहलाता है, सॉरी सर्वाहारी कहलाता है। अब हम बात करते हैं परजीवी की। परजीवी क्या होता है? वे जीव, जैसे हमने पौधों में पढ़ा था, वे जीव जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु में भी हैं भाई, जंतु में भी होते हैं जो पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं। हम पूरी तरह से हम पर पोषिए तो हैं। पृथ्वी का हर जंतु किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर। किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर। भाई आप कहोगे हम नहीं, हम तो गेहूं खाते, तो गेहूं का पौधा नहीं होता? आटा बना के, भाई नहीं हम लोग तो नहीं खाते, हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड किसकी बनी है कि नहीं? तो हम किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर। परजीवी समझ लीजिए, वे जीव जो पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। अब परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वह होता है बाह्य परजीवी, जो किसी जीव के शरीर के बाहर रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे तुम लोग ऐसे क्या करते हो, ऐसे नहीं खजुआते हो, क्या है इसको क्या बोला जाता है? जूं बोला जाता है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं भैया? ढील, है ना? नहीं कहते पड़ गई बहुत ज़्यादा ढील, तो वो ढील क्या है? वो बाह्य परजीवी है। उसे क्या बोला जाता है? उसे हिंदी में बोला जाता है जूं। जो शरीर के बाहर रहता है और किसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाह्य परजीवी। और दूसरा देखो, पहले मिलता था, अब हर आदमी स्टैंडर्ड हो गया, तो कहाँ मिल रहा है? खटमल। ना कहते अरे मम्मी पतन काउ कट रहे पीछे में, है कि नहीं काटता है? तो वो क्या रहता था? वो रहता था ना खटमल, जो कहाँ पाया जाए? खटिया उटिया। अब तो हर घर में चौकी है, बेड है, स्टैंडर्ड सोफा आया है भैया, है कि नहीं? किसके घर मिल रही खटिया? शायद खटिया बड़े रेयर के। अरे अब वो वाली स्टैंडर्ड वाली खटिया है जिसमें वो क्या मिल, देखिए वो जहाँ रहते थे, जो खटमल रहते थे, वो वाली जो सुतरी से बनी हुई सटसन वाली रहती थी उसमें रहते थे। और आज स्टैंडर्ड खटिया रस्सी वाली आई है, जो फाइबर की रस्सियाँ बन रही हैं उसकी खटिया है भैया, उसमें कहाँ पड़ेंगे? और पड़ेंगे लेकर धूप में रख देंगे, लोहा इतना गर्म मजबूत रहता है, जन देखते ही हैं। और भाई धूप में रख देंगे, लोहा जानते ही उसमें का क्या है? सुचालक है, गर्मी से फटाक से गर्म हो जाएगा। अब बेचारे कहाँ छुपे रहते हैं? वो जो रस्सी जहाँ पे खटिया पे जाके, जहाँ वो उसको जिसको पार्टी बोला जाता है, वहीं तो जाके जहाँ वो टच रहता है वहीं जाके तो बेचारे को नमा रहते हैं। अब वो लोहा गर्म हो जाएगा, कहाँ भागेंगे वो? और लोहा जानबे कहते कितना गर्म हो जाता है, मज़ा आ जाता है। भाई तावा गर्म में बैठाऊंगा कितना मज़ा आना है, वैसे ही वो गर्म हो जाता है, लोहा फटाक से गर्म हो जाता है, वो दौड़ने लगते हैं बेचारे, भाग जाएंगे। तो खटमल मिलते कहाँ हैं, है कि नहीं? मिस करते हैं हम लोग इसे। तो जूं, जो बाह्य परजीवी, जो शरीर के बाहर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? बाह्य परजीवी। अब देखो सबसे खतरनाक, जो किसी जीव के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? अंतः परजीवी। जिसका उदाहरण क्या है? एस्कैरिस है, और दूसरा क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। आगे जब मैं आपको मोनेरा जगत पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन सा जीवाणु किसी जीव के अंदर रहता है, ठीक है? तो देखिए एस्कैरिस, आप कहते हैं मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, कभी कभार देखते हैं ना कुछ लड़के कहते हैं मम्मी पेट मेरा खराब है, तो पेट खराब देखते हैं ना, एस्कैरिस सफ़ेद सफ़ेद कलर का गोल कृमि जैसा होता है ना, गोल गोल होता है, पतला केचुआ जैसे, केचुए की ही प्रजाति होती है लेकिन केचुआ भूरा होता है, ये सफ़ेद होता है, छोटा छोटा होता है। वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारी आंत में पाया जाता है, वो मानव की आंत में पाया जाता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या है? अंतः परजीवी। आप देखते हैं, चलो बता ही देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बेसिक जानकारी समझ। जीवाणु ये कहाँ पाया जाता है? ये भी जानवरों की आंत में पाया जाता है। गोईठी बनाते हैं वो कंडा, वो क्यों जल जाती है? क्यों जल जाती है? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? जो जानवर होते हैं उनकी आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है।
जो उसके भोजन में क्या उत्पन्न कर देता है, मेथेन गैस उत्पन्न कर देता है। जो गोबर से आप बनाते हो कंडा, वो क्यों जलता है, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, मेथेन गैस मिला हुआ, जिसकी वजह से वो ज्वलनशील है। बिना मेथेन के जला के दिखाओ, है कि नहीं, नहीं जलेगा। तो जीवाणु कहाँ पाया जाता है, कुछ जीवों के अंदर भी पाया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसको नोट करिए। बेस्ट ऑफ लक, मैंने से पढ़िए, बाकी अगले वीडियो में।